ये अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, काफ़ी लार्ज है। तो इसमें ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों पास होती है अफ्रीका से। तो अगर क्लाइमेट की बात करें तो ये अफ्रीका है। तो ये जो ऊपर है यहाँ पे जो सी के मेडिटेरियन सी के पास है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। तो ऊपर नीचे यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। फिर यहाँ पे डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। यहाँ पे हमारी कालाहाड़ी डेजर्ट, नामेव डेजर्ट, एंड ये भी सहारा डेजर्ट के टाइप है। यहाँ पे मेरी यहाँ पे लिबियन डेजर्ट है, नुब्रा डेजर्ट है। ये डेजर्ट पार्ट है, उसके बीच में आता है ये इक्वेटर, बीच से पास होता है। तो यहाँ पे आता है इक्वेटोरियल ग्रासलैंड, ये आता है इक्वेटोरियल रीजन। यहाँ पे हर 2 से 4 के बीच में यहाँ पे बारिश होती है। फिर इसके ऊपर जो बारिश कम हो जाती है तो ये बोलते हैं सवाना ग्रासलैंड। ये यहाँ पे बहुत टॉल ग्रासेस होती है सवाना ग्रासलैंड। तो ये जो रीजन है पिंक से, तो ये है सवाना ग्रासलैंड, इक्वेटर के ऊपर है, नीचे इक्वेटोरियल क्लाइमेट के ऊपर नीचे सवाना ग्रासलैंड, टॉल ग्रासेस होती है। तो जो अफ्रीका का जो सवाना पार्ट है, ये अगर अफ्रीका माने तो अफ्रीका का जो सवाना पार्ट है, ये यहाँ पे हर टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, क्योंकि ग्रासेस हैं। इतना पानी नहीं गिरता है कि यहाँ पे पेड़ उग पाए, पेड़ उगने का पानी नहीं देता, लेकिन ग्रासेस उग जाते हैं। तो ग्रासेस खाने के लिए फिर सारे एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स को खाने के लिए होते हैं कार्निवोर्स। तो इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं हंटिंग पार्क ऑफ द वर्ल्ड, हंटिंग पार्क ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो सवाना रीजन में मिलती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी ग्रासलैंड होती है। ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होती है, बहुत ही बड़ी होती है। लेकिन फिर एक होती है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो इस रीजन में नीचे साउथ अफ्रीका वाले रीजन में टेम्परेट ग्रासलैंड होती है, इसे सर्दी में उगती है टेम्परेट रीजन में। तो इसे वेल्स बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स बोलते हैं, एंड यूएसए में प्रेरीज बोलते हैं, एंड अगर साउथ अमेरिका में देखें तो पैम्पास बोलते हैं, एंड वो रशिया वाले रीजन में स्टैपेस बोलते हैं। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में से स्टैपेंस बोलते हैं, एंड डाउन्स कहाँ बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, एंड स्टैपेस बोलते हैं। तो यहाँ पे होता है साउथ अफ्रीका में टेम्परेट ग्रासलैंड्स बोलते हैं वेल्स। काफ़ी छोटी छोटी न्यूट्रिशियस ग्रास होती हैं, छोटी छोटी न्यूट्रिशियस ग्रास। एंड इस साउथ अफ्रीका वाले एरिया में वहाँ पे कैटल रियरिंग काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलती है, वेल्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलती है। तो यहाँ पे कैटल रियरिंग काफ़ी अच्छी होती है। फिर माउंटेनियस टाइप ऑफ क्लाइमेट भी होता है, जैसे इथोपियन हाईलैंड्स है, यहाँ पे कुछ माउंटेन्स है, यहाँ पे तो वहाँ पे माउंटेन्स टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है इन एरियाज में। तो अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड है। तो यहाँ पे इंसानों ने ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करी है। तो यहाँ पे जैसे अगर एक्टिविटीज़ जैसे फार्मिंग या रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ऐसी एक्टिविटी नहीं की है, ह्यूमन्स ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा नेचुरल फॉरेस्ट मिल जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लोरा एंड फौना मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर अनडिस्टर्ब्ड है। तो ये हमारा अफ्रीका। तो अफ्रीका में ये है रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे इक्वेटर के टाइम रेन फॉरेस्ट है। फिर इसके ऊपर है सवाना ग्रासलैंड, ये सारे का सवाना ग्रासलैंड। फिर ये है हमारा स्टेपे रीजन है, यहाँ पे स्टेपे रीजन। ये डेजर्ट है, यहाँ पे डेजर्ट रीजन है, पूरा सहारा डेजर्ट है। एंड फिर मेडिटेरियन जो ये वाला एरिया ऊपर सी से टच करता एरिया, नीचे साउथ में कैप टाउन, एंड ऊपर ये एरिया मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मेडिटेरियन सी से टच करता है। तो अफ्रीका का लार्ज एरिया है, काफ़ी ट्रॉपिकल, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो एरिया ये वाला एरिया है, यहाँ पे ये इक्वेटर पास होता है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, एंड इनको क्या बोलते हैं, इनको सेल्वास बोलते हैं। तो अफ्रीका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं सेल्वास। तो ये बोलते हैं सेल्वास, अफ्रीका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं सेल्वास। एंड ये 10% एरिया, कॉन्टिनेंट का 10% एरिया ये ऑक्यूपाई करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे काफ़ी लेयर ऑफ वेजिटेशन है। लेयर ऑफ वेजिटेशन मतलब 125 to 250 फीट्स तक लेके पेड़ है, तो उससे छोटे पेड़ हैं, फिर और से छोटे पेड़ है, श्रब्स है। तो इस तरीके से ये अपने हाइट की तरह अरेंज है, ट्रीज, श्रब्स, वाइन्स, सब कुछ है यहाँ पे। तो काफ़ी वेराइटीज़ है इसमें। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे यील्ड पल्प मिलता है, टिम्बर और वुड्स मिलते हैं, जैसे महोगनी, इबोनी, एंटीक, ऑयल पाम, रबर प्रोड्यूसिंग थिंग्स। तो अभी हमने देखा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इसके बाद ये यहाँ पे आता है ट्रॉपिकल सवानास। तो ट्रॉपिकल सवानास में लाइक रेन फॉरेस्ट तो हुआ था 1/10,
1/10 था, और 1/3 तो सवाना से कवर्ड है। इसमें बहुत टॉल टॉल ग्रासेस होते हैं। तो टॉल ग्रासेस होती है, कहीं कहीं ट्री दिख गया तो ये कम से कम उनकी जो हाइट होती है 12 फीट होती है, अराउंड 3.7 मीटर। इतनी बड़ी ग्रासेस होती है, तो बहुत टॉल ग्रासेस होती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमें बहुत सारे ट्रीज मिलते हैं, जैसे पाम, रबर ट्रीज एंड रबर ट्रीज मिलेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कुछ कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे ये है। तो यहाँ पे इसके बॉर्डर पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। एंड फिर ज़्यादातर ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज मिलेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज, एंड वो भी स्कैटर्ड होते हैं, बहुत सारी ग्रासेस के बीच में एक ट्री मिल गया, ऐसे मिलता है। रबर मिलता है, पाम मिलता है, अफ्रीकन इबोनी, ये सब मिलता है। हमें पता है कि अगर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के यहाँ पे तो आपको ट्रॉपिकल ग्रासेस के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर रेन कम होती जाएगी, तो ये सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट बनता है। सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, और इसे सुदान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। सुदान टाइप क्योंकि यहाँ पे सुदान है, नॉर्थ सुदान, साउथ सुदान, तो यहाँ पे ये काफ़ी प्रोमिनेंट रहता है, तो सुदान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं इसको। ये कंटिन्यू रहता है ईस्टर्न हाईलैंड्स में, ईस्टर्न हाईलैंड, ये इथोपिया वाला रीजन, यहाँ पे भी कंटिन्यू रहता है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में भी थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो ग्रासेस होती है बहुत ही थिक होती हैं, मतलब आप कहीं जाओगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं एक जगह। जैसे अगर आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पे बहुत सारी ग्रासेस, आपको इसके पीछे क्या वो दिखेगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा टॉल। अगर आप 6 फीट हो तो ये कम से कम 12 फीट होगी, आपसे डबल ऊंचाई की, बहुत ही ज़्यादा थिक और कोर्स होती है, तो इसलिए इनको इतनी टॉल है, इसलिए इनको एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, एलिफेंट ग्रासेस भी बोलते हैं, और सुदाना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं ट्रॉपिकल सवानास को। तो हमने देखा था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल स्टेप एंड डेजर्ट की बात करते हैं, तो हमने इक्वेटोरियल देख लिया, उसके बाद ट्रॉपिकल सवानास देख लिया, एंड इसके ऊपर जब ये डेजर्ट एरिया स्टार्ट होता है, इसे ट्रॉपिकल स्टेप एंड डेजर्ट एरिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इक्वेटर से दूर जाते जा रहे हैं। ऊपर से यहाँ पे ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन होता है, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ ऐसे कुछ होता है, तो हाई प्रेशर जोन होता है, तो यहाँ पे एयर डिसेंड करते हैं, तो यहाँ पे बारिश वैसे भी नहीं होती, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा एरिडिटी होती है और लॉन्ग ड्राई सीजन होता है। तो ट्रॉपिकल स्टेपेज में क्या होता है, एंड ट्रॉपिकल स्टेपेज एंड सवानाज में बहुत ही ज़्यादा एरिडिटी होती है और लॉन्ग ड्राई सीजन होता है, तो यहाँ पे शॉर्ट ग्रासेस उगती हैं। हमने देखा था स्टेपेज में शॉर्ट ग्रासेस उगती है, एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पाम्स, जैसे यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स मिलेंगे आपको, थॉर्नी एकाशियास, डॉर्फ प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स मिलेंगे, जुजुबी ट्रीज मिलेंगे, स्टेपेज मिलेंगे। एंड यहाँ पे जब आप यहाँ पे जो डेजर्ट है, जैसे ये है एरिया किसका, स्टेपेज सवानास है, सवानास, ये डेजर्ट स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे इसके अराउंड कोई भी ट्रीज नहीं मिलेंगे, बहुत ही बंचेस ऑफ ग्रासेस मिलेंगे, जैसे झाड़ियाँ होती हैं ना, झाड़ियाँ उग जाती हैं, झाड़ियाँ मिलेंगी। एंड अगर जहाँ पे जैसे डेजर्ट के बीच में भी ओएसिस होता है, ओएसिस मतलब जहाँ पे पानी मिल गया, तो वहाँ पे आपको डेट पाम, फिग ट्रीज, विलोज, पॉपलार्स एंड तमारिस्क ये मिल जाएंगे। तो जहाँ पे ओएसिस मिल गया, सपोज का इस डेजर्ट है, स्टेप ट्रॉपिकल स्टेप एरिया में, तो आपको क्या मिलेगा, डेट पाम मिल सकता है, डेट पाम, फिग ट्रीज, विलोज, पोपलार्स एंड tamaris. So date palm, fig trees, willows, poplars and tamaris. फिर अफ्रीका में ये जो ऊपर एरिया है, यहाँ पे होता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो मेडिटेरियन सी को टच करता है अफ्रीका में। तो अफ्रीका में ये होता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो मेडिटेरियन सी को टच करता है। तो अफ्रीका में देखिए तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ ये है अफ्रीका, यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे दोनों जगह। तो अगर देखें तो वेजिटेशन है अफ्रीका में, कहाँ पे मिलेगा आपको, नदर्न एंड सदर्न कोस्ट। तो नदर्न एंड सदर्न कोस्ट में आपको वेजिटेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज मिलेंगे, एंड बहुत डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये नदर्न एंड साउथ ईस्टर्न सदर्न कोस्ट में मिलेगा। तो नदर्न मतलब सबसे ऊपर है, ईस्ट एंड इधर मिलेगा, एंड यहाँ पे बहुत सारे श्रब्स मिलेंगे, छोटे छोटे ट्रीज मिलते हैं, स्मॉल ट्रीज, एंड दोनों टाइप के मिलेंगे, एवरग्रीन भी मिलेगा एंड डेसिडुअस भी मिलेंगे।
तो पता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में विंटर्स में बारिश होती है। हमारे यहाँ जैसे समर में होती है तो विंटर्स में बारिश होती है। यहाँ पे समर्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो समर बहुत ड्राई होते हैं, तो इस टाइम जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा वैक्सी एंड लेदरी लीव्स होती हैं, और लॉन्ग टैप रूट सिस्टम होता है। यहाँ पे लॉन्ग टैप रूट सिस्टम होता है। एंड अदर रीजन में बहुत सारे वैराइटीज ऑफ द प्लांट्स मिलते हैं, जैसे कॉर्क ओक, ऑलिव ट्रीज एंड सिडार्स, पाइन्स। साउथ में आपको मिलेंगे लॉरेल्स, सिडार्स एंड आयरनवुड। एंड यहाँ पे ग्रासेस एंड जो लो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग जैसे फ्लावर निकलते हैं, वो सिर्फ किस में होता है, विंटर्स में होता है, रेनी मंथ्स में। तो विंटर रेनी मंथ में होती है, तो फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ रेनी मंथ्स में होता है। ग्रासेस एंड लो फ्लावरिंग प्लांट एंड ग्रासेस कब होते हैं, ये विंटर्स में होते हैं मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में। तो फिर हम अफ्रीका में माउंटेन फॉरेस्ट देखें, तो माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पे, एक तो इथोपियन हाईलैंड, ये अफ्रीका में यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड में, और ये ग्रेट रिफ्ट वैली एरिया है, तो यहाँ पे माउंटेन टाइप का फॉरेस्ट मिलते हैं। एंड इसमें क्या होता है, ये इसमें एलिवेशन कितना है, कितनी ऊंचाई है, कि लैटिट्यूड कितना है, डायरेक्शन क्या है, विंड्स का डायरेक्शन क्या है, इस हिसाब से वेजिटेशन डिपेंड करता है। जैसे अगर हम पहाड़ देखें तो ऊपर ऊपर चलते आएंगे, वैसे ठंड बढ़ती आती है, तो ऊपर जाके देखेंगे तो टेम्परेट वेजिटेशन होता है। नीचे अगर इक्वेटल एरिया में है, अगर ये इक्वेटर एरिया में आता है ये पहाड़, तो नीचे का देखेंगे तो टेम्परेट वेजिटेशन ही होगा। नीचे पेड़ों का टेम्परेट, नीचे ट्रॉपिकल वेजिटेशन ही होगा, नीचे ट्रॉपिकल, सॉरी टेम्परेट नहीं ट्रॉपिकल। फिर माउंटेन फॉरेस्ट होंगे, अगर आप पहाड़ में ऊपर से जाओगे तो यहाँ पे आपको टिम्बर मिलेगा, तो माउंटेन टाइप में टिम्बर मिलता है, बैम्बू ट्रीज मिलते हैं, तो यहाँ पे कॉफ़ी बनाना काफ़ी अच्छा होता है। तो कॉफ़ी बनाना यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। एंड यहाँ पे स्लोप्स पे, जो स्लोप्स पे तो इम्पॉर्टेंट थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं स्लोप्स पे, एंड ऊपर जाके माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, तो टिम्बर, बनाना, कॉफ़ी मिलती है। अगर हम अफ्रीका का वेल्ट वाला एरिया देखें, तो ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका का ये बेल्ट वाला एरिया है, तो बोलते हैं वेल्ट। तो इसका जो वो है, ये 3500 से लेके 11000 फीट तक है इसमें। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे टेम्परेट ग्रासेस होते हैं, टेम्परेट ग्रासेस बेल्ट्स बोलते हैं इन्हें। यहाँ पे तो साउथ अफ्रीका में, तो अफ्रीका में जो गल्फ ऑफ गिना है, वहाँ पे एक टफ टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है हमेशा इंटरटाइडल जोन में होता है। इंटरटाइडल मतलब ये अगर मीन सी लेवल है, अगर ये हाई टाइड लाइन है एंड ये लो टाइड लाइन है, अगर स्लोप देख लें, तो इस एरिया में ही मिलते हैं हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, गल्फ ऑफ गिना। तो ये एरिया है अफ्रीका में, गल्फ ऑफ गिना, इस एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये, और यहाँ पे मडी एस्ट्रीज में मिलते हैं कुछ ट्रीज, मडी एस्ट्रीज और टाइडल फ्लैट्स, ये सब में मिलते हैं। मैंग्रोव्स के अलावा मडी एस्ट्रीज एंड टाइडल फ्लैट्स में भी बहुत सारे वैरायटी एंड टेलर प्लांट्स मिलते हैं। एंड फिर स्वैम्स एंड मार्शेस, जो रिवर्स के पास स्वैम्स एंड मार्शेस होते हैं, लेक्स के पास, वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में, तो यहाँ पे हमें काफ़ी वैरायटीज मिलती है प्लांट्स की, जैसे पेपीरस, टॉल ग्रासेस, पेपीरस मिलेगा, टॉल ग्रासेस मिलेंगी, लोटस के फूल मिलते हैं यहाँ पे सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में। स्वैम्प एंड मार्शेज में, कहाँ पे, स्वैम्प्स एंड मार्शेज में पता है, लोटस स्वैम्प्स एंड मार्शेज में मिलता है टॉल ग्रासेस एंड पेपीरस। तो अफ्रीका में जो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कहाँ पे, ये विटी कल्चर के लिए फेमस है ये, एंड यहाँ पे साउथ में, तो यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी से टच करता है, यहाँ पे विटी कल्चर होता है। विटी कल्चर मतलब ग्रेप्स का कल्टिवेशन, तो ग्रेप्स के कल्टिवेशन को बोलते हैं विटी कल्चर। तो यहाँ पे फिर वाइन्स काफ़ी अच्छी बनती है, शैम्पेन एंड ऑल दैट। तो ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के फीचर है विटी कल्चर। ग्रेप्स के अलावा जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंजेस, जिसमें विटामिन सी होता है, तो ज़्यादातर ये उगते हैं मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में। सो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देख लिया। फिर यहाँ पे ये अफ्रीका में नाइल रिवर जहाँ से जाती है, वहाँ पे कॉटन कल्टिवेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो 3 टाइप के कॉटन होता है, लॉन्ग स्टेपल, मीडियम स्टेपल एंड शॉर्ट स्टेपल। तो यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता है नाइल रिवर में, नाइल रिवर के आसपास। तो ये इजिप्ट में काफ़ी अच्छा कॉटन होता है। फिर ये और एरिया, यहाँ पे जो वेल्स है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट रीजन में ज़्यादातर वीट अच्छा होता है। ये वीट हमेशा ये वीट कौन सी क्रॉप है, राबी क्रॉप है, मतलब ठंड में के सीजन में होती है। तो यहाँ पे फेल्स में जो वेल्स है, यहाँ पे वीट काफ़ी अच्छा होता है, वीट एंड, और फिर ऊपर इसके ऊपर एरिया में टबैको काफ़ी अच्छा होता है। टोबैको ये
वेड्स के ऊपर जो एरिया है वहाँ पे टबैको अच्छा होता है। फिर ये अंगोला वाला एरिया, अंगोला फेमस है कॉफ़ी के लिए, तो कॉफ़ी काफ़ी अच्छी होती है अंगोला में। तो अंगोला में क्या अच्छी है? कॉफ़ी। तो ये अंगोला वाला एरिया, अंगोला में कॉफ़ी अच्छी है। एंड फिर जो ये वेस्टर्न कोस्ट है, इस यहाँ पे ऑयल पाम रबर एंड कोकोआ, ऑयल पाम रबर एंड कोकोआ काफ़ी अच्छे। तो यहाँ पे जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन चॉकलेट्स बनती हैं वो यहीं से कोकोआ लेके जाते हैं, तो ये कोकोआ के लिए फेमस है, ऑयल पाम रबर एंड कोकोआ। फिर अगर मिनरल रिजर्व की बात करें तो अफ्रीका को हम कॉन्टिनेंट ऑफ होप भी बोलते हैं, कॉन्टिनेंट होप क्योंकि यहाँ पे भी जो मिनरल रिजर्व है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं हुए हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। जैसे ये एरिया है, ये एरिया गोल्ड के लिए काफ़ी फेमस है, ये यहाँ पे यूरेनियम, तो ये गोल्ड, यहाँ पे यूरेनियम, ऊपर यहाँ पे आयरन, ये अल्जीरिया वाला एरिया है आयरन, एंड ये इजिप्ट वाला एरिया यहाँ पे ये चैड और नाइजर। फिर ये यहाँ पे इस एरिया अंगोला, एंड ये वाले एरिया में डायमंड, डायमंड काफ़ी मिलता है। अरे अंगोला किसके लिए और फेमस है? ये कॉफ़ी के लिए और फेमस है अंगोला। एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम मिलता है इस एरिया में, एल्यूमिनियम, और यहाँ पे नीचे गोल्ड एंड प्लैटिनम, साउथ अफ्रीका में गोल्ड एंड प्लैटिनम मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी काफ़ी रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट अफ्रीका। तो अगर हम अफ्रीका के पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करें तो अपनी ONGC वो भी इन्वेस्ट करी अफ्रीका में, कहाँ कहाँ? सूडान में पेट्रोलियम रिजर्व्स है, एंड फिर कैमरून, नाइजीरिया एंड अल्जीरिया इंडिया में, एंड फिर चैड, नाइजर, माली, एंड ये इस एरिया में अल्जीरिया, इजिप्ट। फिर ये नाइल रिवर है, नाइल रिवर के माउथ में पेट्रोलियम मिला है, कॉन्गो रिवर है, यहाँ पे कॉन्गो रिवर के माउथ में पेट्रोलियम मिला है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व है काफ़ी अच्छा। एंड हमारे ONGC विदेश लिमिटेड ने कहाँ इन्वेस्ट किया है? अगर ये अफ्रीका है तो सूडान में, अल्जीरिया एंड नाइजीरिया, तो नाइजीरिया, यहाँ पे नाइजीरिया, फिर अंगोला एंड सूडान, यहाँ के पेट्रोलियम रिजर्व्स में इन्वेस्ट किया है। अफ्रीका में कोल एंड आयरन ज़्यादा नहीं, तभी यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से लेवल से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कोल एंड आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोल CIL कोल इंडिया लिमिटेड ने इन्वेस्ट भी किया है इस एरिया में, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, बोत्सवाना एरिया में यहाँ पे कोल मिलता है, तो इंडिया ने इसमें इन्वेस्ट भी किया है। फिर आयरन कहाँ मिल रहा है? आयरन ये यहाँ पे इस एरिया में मॉरिटेनिया, अल्जीरिया, फिर इस एरिया में वेस्टर्न अफ्रीका में कैमरून, एंड ये उगांडा, इन एरिया में आयरन, कुछ कुछ एरिया में आयरन मिलता है, एंड ज़्यादातर एरिया में नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे आयरन आयरन है, यहाँ पे कोल किसमें था? साउथ अफ्रीका में, इस टाइम मेडागास्कर में थोड़ा सा कोल मिलता है, आयरन एंड कोल ज़्यादा अच्छे नहीं है यहाँ पे। अफ्रीका में गोल्ड रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में गोल्ड अच्छे खासे मिलते हैं, जैसे इजिप्ट में मिलते हैं गोल्ड, माली, तो यहाँ पे आइवरी कोस्ट पे गोल्ड मिलता है, गोल्ड कोस्ट भी बोलते थे इसलिए। एंड इस एरिया में ये चैड, सूडान, इथोपिया, फिर कीनिया, सूडान, फिर मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे गोल्ड एंड प्लेटिनम दोनों मिलते हैं, तो गोल्ड रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं अफ्रीका में। फिर आइवरी कोस्ट है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा गोल्ड रिजर्व मिलता है, घाना, उगांडा, बुरुंडी, यहाँ पे सब गोल्ड रिजर्व काफ़ी अच्छा मिलता है। सो डायमंड रिजर्व की बात करें तो ये अफ्रीका है, अफ्रीका में यहाँ पे डायमंड्स ये इस वाले एरिया में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कुछ आय मिलेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला में मिलेंगे, बोत्सवाना, ये नाम्बिया में मिलेंगे, और साउथ अफ्रीका में कुछ डायमंड्स मिलेंगे। तो डायमंड भी काफ़ी है, गोल्ड रिजर्व में डायमंड रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है अफ्रीका में। तो अंटार्कटिका की बात करें, हमने आर्कटिक सर्किल की बात की थी, आर्कटिक सर्किल 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, एंड अंटार्कटिक सर्किल 66 एंड हाफ डिग्री साउथ। तो जो अंटार्कटिका है पूरा अंटार्कटिक सर्कल के नीचे आता है, तो पूरा लाइज इन द पोलर कॉन्टिनेंट वर्ल्ड है। इसके नीचे क्या है? पानी, इसके नीचे लैंड है, इसे इसलिए हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जो अंटार्कटिक है इसके नीचे जो बर्फ है उसके नीचे क्या है? पानी है, ये आर्कटिक सर्कल के नीचे। एंड ये क्या होता है? नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, इस तरीके से। एंड इसमें तीनों ओशंस के वाटर्स मिलते हैं, जैसे ये अगर हम ये देखें पूरा कॉन्टिनेंट्स है, तो ये पैसिफिक ओशन, इवन अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, तीन ही ओशन के पानी सदर्न ओशन में आके मिलता है। तो सदर्न ओशन में तीनों ओशंस के पानी मिलते हैं। फिर ये एरिया का है 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो अंटार्कटिका के जो साउथ पोल है उसे क्या बोलते हैं? उसे किसने डिस्कवर किया था उस साउथ पोल को? अगर ये हम अंटार्कटिका को ड्रॉ करें कुछ ऐसा है, उसे बोलते थे एम्बुडसन स्कॉट, एक यूएस साइंटिस्ट, एक यूएस बना था, उसने डिस्कवर किया था एम्बुडसन स्कॉट, यूएस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ये साउथ पोल अंटार्कटिका में।
तो यहाँ पे आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल है, तो यहाँ पे वेडल सी है, वेडल सी है, यहाँ पे रोज सी है, वेडल सी रोज सी, तो ये वेडल सी रोज सी, यानी यहाँ पे एम्बुडेसन सी, एम्बुडेसन सी। सो अगर हम ये अंटार्कटिका देखें ऐसे, तो यहाँ पे वेडल सी, यहाँ पे एम्बुडेसन सी, यहाँ पे है रोज सी। अंटार्कटिका की बात करते हैं यहाँ पे, अंटार्कटिका तो ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट 5th लार्जेस्ट है। ये यूरोप से बड़ा है, यूरोप से बड़ा है। एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से यूरोप थोड़ा सा बड़ा है, यानी ऑस्ट्रेलिया का डबल साइज है यहाँ पे, डबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया साइज। ये ऐसा ही, इसमें कोई कोस्टल एरिया नहीं होता है, पूरा हाई प्लेटो एरिया है, हाई प्लेटो एरिया, इसके ऊपर बर्फ जमी हुई है, तो कोई कोस्टल प्लेन नहीं मिलेगा, नो कोस्टल प्लेन। तो यहाँ पे कोई भी कोस्टल प्लेन नहीं है। यहाँ पे माउंटेन रेजेस, पीक्स एंड रिफ्ट वैलीज हैं, तो रिफ्ट वैली बनी हुई है कहीं कहीं, कहीं कहीं माउंटेन पिक्स हैं, बहुत सारी माउंटेन रेजेस है, रिफ्ट वैलीज है, वॉल्केनोज मिलेंगे आपको, वॉल्केनोज भी मिलेंगे यहाँ पे। एंड फिर यहाँ पे आता है वेडल सी। फिर अगर ये अंटार्कटिका है, तो यहाँ पे रोनी आइस शेल्फ है, यहाँ पे रोज आइस शेल्फ है, यहाँ पे रोनी आइस शेल्फ है एंड यहाँ पे रोज आइस शेल्फ है, और यहाँ पे रोज सी है। तो ये होता है, हमने देखा था वेडल सी, ये होता है एम्बुडेसन सी एंड ये रोज सी। तो वेडल सी एंड फिर होती है ट्रांस अंटार्कटिक रिज एंड ये रोज सी, ये जो अफ्रीका को ईस्टर्न ऑफ वेस्ट ऑफ अंटार्कटिका एंड ईस्ट अंटार्कटिका में डिवाइड करता है। वेडल सी, ट्रांस अंटार्कटिक रिज एंड रोज सी अफ्रीका को डिटरमाइन, अंटार्कटिका डिवाइड करता है, वेस्ट अंटार्कटिका, ईस्ट अंटार्कटिका। तो यहाँ पे है रोने सी, रोने आइस शेल्फ, यहाँ पे है रोज आइस शेल्फ। तो अगर देखें तो ये जो एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन ये साउथ अमेरिका है, तो एंडीज माउंटेन का ही बाद में एक्सटेंशन हो रहा है यहाँ से, ऐसे कुछ जाके अंटार्कटिका बनता है। तो ये साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका ही एक्सटेंशन यहाँ पे आता है अंटार्कटिका। तो ये अंटार्कटिका में जो माउंट एरेबस है, एरेबस ये पार्ट किसका, रोज सी का पार्ट है। तो अंटार्कटिका कुछ ऐसा देखा था, तो यहाँ पे रोज सी है, तो इसका पार्ट है माउंट एरेबस। एंड इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि परमानेंट आइस कवर्ड है, तो इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। आइस कवर से काफ़ी थिक है, लाइक 400 मीटर, एवरेज के साइड का आधा अगर देखा जाए, तो इतनी जो आइस शीट है इतनी बड़ी है। कोई कोस्टल एरिया नहीं है, क्योंकि एक टाइप का टेबल लैंड टाइप का है यहाँ पे। एंड माउंटेन रेंजेस, यहाँ पे वैलीज जो है, माउंटेन रेंजेस के बीच में जो वैलीज है, माउंटेन रेंज के बीच जो वैलीज है, ये ड्राई है, अभी ड्राई रहती है, विंडी रहती है, फ्रोजन एंड बैरन एंड स्ट्रेंजली इनको ओएसिस भी बोलते हैं, स्ट्रेंजली इनको ओएसिस बोलते हैं। टेम्परेचर काफ़ी ठंडियों में -90 डिग्री तक पहुंच जाता है। एंड जो गर्मियाँ होती है, जैसे वहाँ पे एक तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, बहुत इनडायरेक्टली सनलाइट पड़ती है, क्योंकि अंटार्कटिका काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। समर कब होती है, फेब, जनवरी, फेब, मार्च, इस एरिया में अभी समर होती है अंटार्कटिका में। एंड 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। तो क्लाइमेट की अगर बात करें तो बहुत ही कोल्ड एंड आइसी विंड्स ब्लो करती हैं, कोल्ड एंड आइसी विंड्स, और ठंडी हवाएं चलती हैं, आइसी विंड्स होती हैं। एंड समर एंड विंटर के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है। समर में जैसे 0 डिग्री पहुँच गया, एंड विंटर्स में -90 डिग्री सेल्सियस में तक पहुँच जाता है, तो काफ़ी डिफरेंस होता है समर एंड विंटर में। एंड कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में काफ़ी अंदर है, तो जैसे यहाँ पे बाहर जो कॉन्टिनेंट पे है, और इंटीरियर पे और ज़्यादा ठंड होती है कॉन्टिनेंट के हिसाब से। तो कॉन्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहता है, रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ 5 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल, सिर्फ 5 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एवरेज, इतनी सी। तो एक अंटार्कटिका जो है पूरा कोल्ड डेजर्ट है। एंड यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे आपको कुछ मॉसेस लाइकेंस मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं है, रॉकी स्लॉप्स में मॉसेस एंड लाइकेंस मिल जाएंगे। और जैसे थोड़ा माइल्ड एरिया था, थोड़ा समर्स होता है, लाइक 0 डिग्री सेल्सियस भी जब हो जाता है, तो कुछ कोर्स ग्रेन और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे, कुछ कोर्स ग्रेन और फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे बोलो कि बिल्कुल फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं थोड़ा माइल्ड, जब ये लाइक समर, जैसे समर के टाइम माइल्ड विंटर्स रहते हैं, तब कुछ फ्लावरिंग कोर्स ग्रेन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं। अरोरा क्या होता है, एक होता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेली मतलब होता है साउथ, तो जो साउथ में था अरोरा ऑस्ट्रेलिस, एंड नॉर्थ में था अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस। फिर होता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोरियालिस। तो यहाँ पे था अरोरा बोरियालिस, यहाँ पे था अरोरा ऑस्ट्रेलिस। एंड ये 3 से लेकर 6 मंथ में होता है। यहाँ पे ब्रिलियंट कलर स्काई दिखते हैं, स्काई में ब्रिलियंट कलर्स दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो सन की जो रेज आती है, जब वो
किससे इंटरेक्ट करती है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो ब्रिलियंट कलर्स अपेयर होते हैं। तो सन की जो रेज आएंगे तो ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसे इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कलर दिखता है। कहाँ पे? नॉर्थ पोल पे एंड साउथ पोल पे। इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस एंड अरोरा ऑस्ट्रालिस। ऑस्ट्रालिस मतलब होता है साउथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया। सन होता है, सन से कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, कोरोनल मास इंजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में। जब भी कोरोनल मास इंजेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स इससे इंटरेक्ट करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल, वो एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड से अब जो नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो वो लाइट एमिट करते हैं। जब वो काम डाउन करते हैं, जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्साइटेड क्यों हुए? जैसे इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से? कोरोनल मास इंजेक्शन से। वो जब वो काम डाउन होता है तो वो एक लाइट एमिट करते हैं तब, तो इसलिए ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रालिस दिखता है। अंटार्कटिका देखिए काफी मिनरल रिच है, लेकिन कोई भी कंट्री क्लेम नहीं कर सकती अंटार्कटिका में। यहाँ पे गोल्ड आपको, प्लैटिनम, निकेल, कॉपर, पेट्रोलियम, ये सारे मिलेंगे, लेकिन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ साइंटिफिक पर्पज के लिए रिजर्व कर रखा है। इट्स ए ग्लोबल कॉर्नर। अंटार्कटिका ट्रीटी के हिसाब से ग्लोबल कॉर्नर में कोई सिंगल कंट्री अपना हक नहीं जमा सकती अंटार्कटिका में। 70% जो अर्थ की वाटर सप्लाई है वो भी अंटार्कटिका से आ सकती है। 1912 में एक ड्रामेटिक कॉन्टेस्ट हुआ, इसमें एक नॉर्वेजियन, तो यहाँ पे है नॉर्वे, एंड यहाँ पे यूरोप में ब्रिटेन। तो अगर हम ये यूरोप कॉन्टिनेंट ले तो ये नॉर्वे एंड ब्रिटेन। तो यहाँ के ब्रिटिश टीम के कैप्टन गए, कैप्टन रॉबर्ट एफ स्कॉट, एंड नॉर्वेजियन टीम के थे रोनाल्ड एमुंडसन। रोनाल्ड एमुंडसन, इन्हीं के नाम पे साउथ पोल, जो अंटार्कटिका बीच में पोल है, बीचों बीच साउथ पोल रखा गया इन्हीं के नाम। रोनाल्ड एमुंडसन भी बोलते हैं, इन्हीं के नाम पे रखा गया क्योंकि ये सबसे पहले पहुंचे थे साउथ पोल पे, तो 1912 में। 34 डेज पहले पहुंच गए थे इन्होंने, ब्रिटेन को बीट कर दिया था इसमें। फिर इंडिया के भी 21 मेंबर्स गए थे, इंडिया का एक्सपीडिशन हुआ था, एंड इसमें लीडर थे डॉक्टर एस.जेड. कुरेशियन। इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री, और हमने एक पॉइंट का नाम भी दिया माउंट इंदिरा। एक हमने नाम भी दिया माउंट इंदिरा। तो एक दक्षिण गंगोत्री और एक है मैत्री, तो दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री, और एक माउंटेन है माउंट इंदिरा। और यहाँ पे हमने कुछ रिकॉर्डर्स लगा रखे हैं जो सोलर बैटरी से चलते हैं। अंटार्कटिका टीटी में क्या है, तो कोई भी मिलिट्री बेस या कोई वेपन ट्रेनिंग नहीं लगा सकते, और आपको अगर इंडिया ने कुछ रिसर्च किया है तो दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर करनी पड़ेगी। दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च किया तो ऊपर एक्सचेंज होगा जो भी रिसर्च हो रहा है उसमें। और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, कुछ डिस्पोज नहीं कर सकते आप, वेस्ट को डिस्पोज नहीं कर सकते। और किसी भी कंट्री का कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि अंटार्कटिका में हुई थी। अंटार्कटिका टी 1959 में 12 मेंबर्स ने साइन की थी। 1959 में 12 मेंबर्स ने अंटार्कटिका ट्रीटी साइन की थी। इसमें कौन कौन से थे 12 मेंबर्स? एंड अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिले, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए एंड यूएसएसआर। इंडिया इसका पार्ट नहीं था अंटार्कटिका ट्रीटी का। अब शायद इंडिया ने ज्वाइन किया, उस टाइम इंडिया पार्ट नहीं था अंटार्कटिका ट्रीटी का। तो पहले किसने? 1959 में 11 नेशन, 11 कंट्रीज ने साइन किया था। 1959 11 नेशन साइन किया। अभी कुछ दिक्कत आ रही है कि अभी सोच रहे हैं कि अंटार्कटिका में ओशन सेंचुरी क्रिएट किया जाए। अंटार्कटिका में ओशन सेंचुरी, वो किसने प्रपोज किया? ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस ने प्रपोज किया ओशन सेंचुरी, लेकिन अपोज कौन कर रहा है? यूएसए नहीं, रशिया एंड चाइना अपोज कर रहा है। मरीन सेंचुरी नहीं होनी चाहिए अंटार्कटिका में, रशिया एंड चाइना अपोज कर रहा है। तो अभी किस में अपोज किया? एक मीटिंग हुई थी CCAMLR की। CCAMLR का मतलब क्या? कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज। तो जो अंटार्कटिका है वहाँ पे क्रिल फिश मिलती है, जो की स्टोन स्पीसीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है अंटार्कटिका की, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये कमीशन बनी थी। तो ये कब साइन हुई थी ये कमीशन? ये अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम का पार्ट है। कब आई थी ये? 1982 में आई थी। 1982 में ऑब्जेक्टिव था जो एक्वेटिक मरीन लाइफ है उसको प्रिजर्व करना है। मेनली यहाँ पे अंटार्कटिक क्रिल काफ़ी फेमस है, की स्टोन कंपोनेंट है अंटार्कटिक इकोसिस्टम का। क्रिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको कंजर्व करने के लिए मिले नहीं, लेकिन सारे एक्वेटिक मरीन लाइफ को कंजर्व करने के लिए। तो इसमें अभी 26 मेंबर्स हैं इंटरनेशनल कमीशन में, एंड 10 कंट्री ने एसीड किया है टू द कन्वेंशन, जो भी कन्वेंशन साइन हुई है। एंड बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन
कमीशन ने बोला है कि ठीक है, एंड इसने बोला कि हम कंजर्वेशन मेजर्स लेके आएंगे जो मरीन लाइफ जो भी अंटार्कटिका में उसे कंजर्व करेगी। अंटार्कटिका टीटी सिस्टम की बात करें तो ये आई थी 1957 में स्टार्ट हुई थी, 1967 में साइन हुई थी, तो 11 मेंबर से साइन किया था। अब देखिए तो करेंटली इसमें 54 मेंबर्स हैं, तो इसमें साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं हो सकती, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये अगर कोल्ड वॉर एरा में, तो ये फर्स्ट अगर आर्म कंट्रोल ट्रीटी देखे कोल्ड वॉर एरा में, तो अंटार्कटिका ट्रीटी थी 1957 में स्टार्ट हुई थी एंड फोर्स में आई थी 1961 में। करेंटली 11 मेंबर थे, अब देखे तो 54 पार्टीज है, 54 पार्टीज। तो अगर इंडिया की बात करें तो दक्षिण गंगोत्री हमारा फर्स्ट बेस था, फर्स्ट बेस था 1984 में दक्षिण गंगोत्री। तो यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री फर्स्ट बेस था, फिर हमारा सेकेंड आया मैत्री। तो अभी ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये सप्लाई बेस एंड ट्रांजिट कैंप की तरह काम करता है। एंड मैत्री हमारा एक्टिव रिसर्च स्टेशन है, मैत्री, तो मैत्री हमारा ये एक्टिव रिसर्च स्टेशन एंड है। फिर हमारे भारतीय ये थर्ड अंटार्कटिक रिसर्च फैसिलिटीज़ है, तो ये भारतीय। तो हमारा मैत्री है, सबसे पहले था दक्षिण गंगोत्री, फिर आया मैत्री, फिर आया भारती। तो अभी दक्षिण गंगोत्री तो यूज़ नहीं होता, एक्टिव कौन सा है, मैत्री एंड भारती, ये रिसर्च स्टेशन है मैत्री एंड भारती। दक्षिण गंगोत्री कब था, ये 1984 था, 1984। तो इंडिया ने क्या किया है, पहले इंडिया का जो नाम था नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च को चेंज कर दिया गया है इंडियन ओशन फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। मतलब हमने अपना फोकस है वो भी जो अंटार्कटिका पे होता था उसको शिफ्ट करके आर्कटिक पे भी कर दिया, तो दोनों के लिए है। तो नाम चेंज करने से पता चलता है कि हमारा फोकस आर्कटिक पे भी चेंज हुआ है। तो नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च से चेंज किया नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। 1998 से हमने ये बनाया था नेशनल सेंटर फॉर आर्कटिक एंड ओशन रिसर्च कि हम अंटार्कटिका में अच्छे से स्टेशन में स्टडी कर पाएँ। तो इंडिया की अगर आर्कटिक में बात करें तो हमने अंटार्कटिका देखा, आर्कटिक में बात करें तो इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस अभी मिला हुआ है आर्कटिक काउंसिल का। एक अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी बनाई है हमने, नॉर्थ पोल जो नॉर्थ पोल है एंड यहाँ पे नॉर्वे है उसके बीच में एक हमने अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी बनाई है, इसका नाम है इंडाक। इंडाक अंडर ऑब्जर्वेटरी किस में है, आर्कटिक रीजन में, नॉर्थ पोल एंड नॉर्वे के बीच में। यहाँ पे किंग्स कॉन्सफोर्ड जोड़ है, वहाँ पे कॉन्सफोर्ड जोड़ पे बनाई है। एंड हमारा एक रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री, हिमाद्री ये कहाँ पे, नॉर्वे के आइलैंड पे है, स्पिट्सबर्ग नाई एलनस्टन स्पिट्सबर्ग आइलैंड ऑफ नॉर्वे, यहाँ पे हमारा एक रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री। तो इंडिया साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है एल्बन स्पिट्सबर्ग आइलैंड नॉर्वे। सो आर्कटिक काउंसिल की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट्स आते हैं, ये कॉपरेशन बनाते हैं आर्कटिक के लिए। एंड ओटावा डिक्लेरेशन आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड है, तो ओटावा डिक्लेरेशन आर्कटिक काउंसिल से रिलेटेड है। तो इसमें कितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं अराउंड जो आर्कटिक को टच करते हैं, वही इसके मेंबर्स बन सकते हैं, जैसे कनाडा है, यूके, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशियन फेडरेशन, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 8 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर्स हैं। तो अराउंड तो द किंगडम ऑफ डेनमार्क, सॉरी यहाँ पे है कनाडा, कनाडा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे है नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये 3 कंट्रीज हो गए, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। फिर यहाँ पे रशिया हो गया, यूएसए यहाँ पे भी टच करता है, यहाँ पे भी टच करता है, यूएसए हो गया एंड यूके हो गया, और आइसलैंड यहाँ पे कुछ आइसलैंड है। तो नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन एंड डेनमार्क, एंड यहाँ पे डेनमार्क भी है, डेनमार्क। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so there are 9 countries around, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 दिखा रही है। तो ये 3 कंट्रीज, 3 4 5 6 7 8 9, I don't know why, so फिर डेनमार्क है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, यूके, तो 5 कंट्री होगी, 6 7 8 9, 9 कंट्रीज है। तो ऑब्जर्वर स्टेटस नॉन आर्कटिक स्टेट्स को है, इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। फिर कुछ परमानेंट पार्टिसिपेंट की भी कैटेगरी होती है, उनमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो आर्कटिक के इंडिजिनस पीपल हैं, बहुत सालों से आर्कटिक रीजन में रह रहे हैं। 6 ऑर्गेनाइजेशन आर्कटिक को रिप्रेजेंट करती है, जो इंडिजिनस परमानेंट पार्टिसिपेशन है किसमें, आर्कटिक काउंसिल में। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एलिट इंटरनेशनल एसोसिएशन, आर्कटिक अथाबस्कन काउंसिल, ग्विच काउंसिल इंटरनेशनल, इनट सर्कमपोलर काउंसिल, रशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ द नॉर्थ एंड सामी काउंसिल।